हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। कल हमने प्रस्तावना को देखा था। आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला लेसन हमारा है संविधान की मूलभूत विशेषताएं। तो इसमें पहले हम देखते हैं, अगर हम संविधान को दो भागों में बांटना चाहें लिखित और अलिखित के आधार पर, तो इनकी क्या विशेषताएं होंगी हम देखते हैं। एक हो गया लिखित संविधान, दूसरा हो गया अलिखित संविधान। अगर हम संविधान को अपने लिखने और ना लिखने के आधार पर बांटे तो एक हो गया लिखित संविधान, एक हो गया अलिखित संविधान। अगर हम लिखित संविधान की बात करते हैं कहाँ पाया जाएगा, तो हमारे भारत तथा अमेरिका जैसे देशों में लिखित संविधान है। अगर हम अलिखित संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटेन जैसे देशों में अलिखित संविधान है। अच्छा, अगर हम बात करें अलिखित संविधान किसे कहते हैं, तो अलिखित संविधान का तात्पर्य यह है कि किसी देश का शासन चलाने के लिए जिन नियमों की या कानूनों की आवश्यकता है उनको किसी एक जगह सूचीबद्ध ना किया जाना या किसी किताब में उनको ना लिखना, तो अलिखित संविधान किस कैटेगरी में आएगा। अगर हम बात करते हैं अपने लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान किसे कहेंगे, किसी देश को शासन चलाने के लिए जिन कानूनों की आवश्यकता है उनको किसी एक जगह पर सूचीबद्ध करना या किसी एक किताब में लिखा जाना, तो उन्हें हम लिखित संविधान के अंतर्गत रखेंगे। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो भारत हो गया हमारा, यूएसए हो गया। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि निम्नलिखित में किस देश का संविधान लिखित संविधान है या किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान। अब अगर हम अपने भारत के संविधान की बात करते हैं लिखित संविधान, तो इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद की, हालांकि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद, भाग, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अनुच्छेद किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, अनुसूची। तो अगर हम बात करते हैं अपने अनुच्छेदों की, तो अगर जब हमारा संविधान जारी हुआ था तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में करीब हमारे 395 अनुच्छेद थे। वहीं अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं, वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो 475 के करीब है। कई किताबों में आप 470 भी देखने पाएंगे। तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं, आप इन पर नज़र जमाए रखिए। इसके लिए आपको करंट अफेयर, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं भाग कितने हैं, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो 25 भाग हैं। वहीं अगर हम अनुसूची की अपनी बात करते हैं तो जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो अनुसूचियाँ हमारी 8 थी। वहीं वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो 12 अनुसूची। तो अगर हम संविधान को लिखने के आधार पर विभाजित करते हैं तो एक हो गया लिखित संविधान, दूसरा हो गया हमारा अलिखित संविधान। अगर हम लिखित संविधान के बारे में बात करें तो एक ऐसा संविधान जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक नियमों या कानूनों को किसी एक स्थान पर सूचीबद्ध किया जाना, तो लिखित संविधान हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो हमारा भारत हो गया, यूएसए हो गया। अलिखित संविधान किसी देश कोई भी ऐसा देश जिसका शासन चलाने के लिए जो भी नियम आवश्यक है उनको किसी एक स्थान पर सूचीबद्ध ना किया जाना, वो अलिखित संविधान के अंतर्गत आएंगे। हम अब अगली विशेषता की ओर बढ़ने से पहले यह देखते हैं कि क्या कारण है कि हमारा भारत का जो संविधान है लिखित संविधान बनाया गया। क्या कारण रहा जो हमारा संविधान लिखित रहा। तो इसके कारणों की अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक हो गया भौगोलिक कारक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हो गया हमारा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक अगर हम अपने भारत पे नज़र डालते हैं, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया भूटान। ये इलाका आपका म्यांमार का हो गया। ये हो गया हमारा भारत का एक नक्शा, इसको हम समझते हैं। जैसे हम बात करें अपने भौगोलिक कारक की, तो आप इधर इलाका देखें, ये इलाका अपेक्षाकृत ठंडा इलाका है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह।
वहीं अगर इस बात इलाके की अपनी बात करें, राजस्थान इलाके की, तो ये हमारा काफ़ी गर्म इलाका है, गर्म इलाका है। इधर का विकसित इलाका है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की अपेक्षा कम विकसित है। इधर की बात करें तो पूर्वोत्तर हम जो हमारा भारत है ये पर्वतों पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये पिछड़ा इलाका ये भी हमारा है, पिछड़े इलाके के अंतर्गत आता है। तो अगर सभी स्थानों के अनुसार अगर हम एक ही प्रकार के नियम कानूनों को बनाएंगे तो यह हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए यह भी एक प्रमुख कारण रहा कि हमारे संविधान को लिखित बनाने के किस क्षेत्र के लिए कौन से कानून रहेंगे। आप अगर ये देखने चाहें देखेंगे अगर तो हमारे संविधान में अनेक प्रावधान अलग अलग राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। आगे चलकर हम प्रत्येक बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं तो इनको मोटे तौर पर ही सरसरी नज़र पर हम देखेंगे कौन विशेषताएं। ये हो गया हमारा भौगोलिक कारक। अगला कारक अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव व्यापक रूप से देखने को मिलता है। कई ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए या उससे प्रेरित हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी संघीय व्यवस्था की, न्यायपालिका हमारी हो गई, राज्यपाल महोदय, ये सभी हमारे ऐसे कई अन्य प्रावधान भी हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधे तौर पर लिए गए, विस्तृत प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम अपने अगले कारक की बात करते हैं तो हमारी संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों के प्रभुत्व की, जब हमारी संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें अनेक ऐसे लोग थे जो कानून के जानकार थे। उनमें से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, जिनकी देखरेख में बनाया गया कानून। तो उनके सभी लोगों के विचारों को भी हमारे संविधान में विचारों को भी शामिल किया गया। अगली विशेषता की अगर हम बढ़ते हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव हो गया, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व हो गया, भौगोलिक कारक हो गया कि हमारे संविधान को लिखा जाना। एक और महत्वपूर्ण कारक यह भी रहा केंद्र तथा राज्यों के लिए एकल संविधान। केंद्र तथा राज्यों के लिए एकल संविधान। हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया हमारा, अन्य ऐसे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकारों के द्वारा संचालित प्रदेश हैं, इन सभी के लिए एक ही प्रकार का संविधान है, अलग अलग संविधान के लिए नहीं लिखा गया। तो यह भी एक कारण है कि हमारा संविधान लिखा गया, लिखित संविधान है, सबसे लंबा संविधान। इसीलिए हमारा संविधान में 395 अनुच्छेदों से बढ़कर समय के साथ साथ 475 अनुच्छेद हो गए। अगर हम बात करें अपनी अगली विशेषता की, विभिन्न स्रोतों से लिया गया, विभिन्न स्रोतों से लिया गया। हमारा जो संविधान है विश्व के कई देशों के संविधानों को छानने के बाद इसका निर्माण किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें अपने संविधान के दार्शनिक भागों की, दार्शनिक भाग के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे हमारा मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए। अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं।
इनके बारे में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब ये संबंधित पाठ पढ़ रहे होंगे तो गहराई से जाएंगे। अभी हम देखते हैं है क्या। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख कार्य यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिए। जब जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि हमारे भारत देश को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई है, अब सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता मिलना बाकी है। तो इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आयरलैंड से हमारे लिए गए फंडामेंटल राइट्स कि प्रत्येक व्यक्ति के क्या अधिकार होने चाहिए, उसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे दार्शनिक भाग हुए। अभी हमने बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 से कई प्रावधान भी हमारे लिए गए हैं। ऐसे ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, ऐसे अनेक प्रावधान विश्व के अनेक देशों से लिए गए हैं। नम्यता अनम्यता, अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या है, तो नम्यता एवं अनम्यता का समुच्चय या नम्यता व अनम्यता का समुच्चय। तो नम्यता का तात्पर्य क्या है? अगर हम बात करते हैं नम्यता की, तो नम्यता क्या है? नम्यता है तात्पर्य यह है कि किसी भी संविधान, हमारे जैसे किसी संविधान को संशोधित करना है तो उसके लिए जो प्रक्रिया हो वो काफ़ी आम हो, अत्यधिक जटिल प्रक्रिया ना हो। क्या तात्पर्य है? सरल प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो सरल प्रक्रिया होनी चाहिए, आम कानून निर्माण प्रक्रिया के ही तरह होनी चाहिए। अगर हम बात करें अनम्यता की, अनम्यता का तात्पर्य क्या है? अगर हम अपनी अनम्यता पर नज़र डालते हैं तो अनम्यता का तात्पर्य यह है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह अत्यधिक कठिन हो, जटिल हो, सरल ना हो, तो अनम्यता हो गया। अगर जैसे बात करते हैं क्या हो, तो ये जटिल हो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अपना आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 के जिसमें संविधान संशोधन की बात की गई है, किसकी? संविधान संशोधन की बात की गई हो। कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनको आम बहुमत के द्वारा लागू किया जा सकता है, जो अत्यधिक सरल प्रक्रिया है। कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो आर्टिकल 368 के तहत अत्यधिक कठिन है। जैसे कुछ बंधों को लागू करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं विशेष बहुमत क्या है, कुछ प्रावधानों को लागू करवाने के लिए, कुछ बंधों को लागू करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का तात्पर्य अगर हम बात करते हैं विशेष बहुमत है क्या, तो विशेष बहुमत यह है कि जैसे किसी भी सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या तथा उसमें मतदान में शामिल सदस्यों की संख्या और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। अगर हम बात करते हैं तथा कुछ अन्य प्रावधान जो पहले हम विशेष बहुमत देख लेते हैं। मान लेते हैं जैसे सदन में कुल 300 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, उसमें से मतदान की अगर हम बात करते हैं तो मतदान में शामिल लोग करीब हो गए 280 लोग मतदान में शामिल हो गए, तो इनका 2/3 बहुमत जो होगा, ठीक है। तथा अब ये हो गई एक फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रत्येक सदन से जो कुल सदस्य संख्या उनका बहुमत, जैसे हमारी सदन की 543 है तो 543 का जो बहुमत होगा इसका आधे से अधिक, ये कंडीशन पूरी करनी चाहिए तो विशेष बहुमत के अंतर्गत शामिल होंगे, ठीक है। आगे जब हम बहुमत के प्रकार पढ़ेंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अगली कंडीशन क्या है, तो अगली कंडीशन के लिए कुछ उपबंधों को पारित करवाने के लिए, कुछ उपबंधों को लागू करवाने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। तो अगर हम आर्टिकल 368 की बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो इसके तहत दो प्रावधान की बात, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत क्या है? संसद में उपस्थित सदस्य तथा मतदान में शामिल सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा प्रत्येक सदन में सदस्यों की संख्या का बहुमत, ये विशेष बहुमत हो गया। अगले जैसे जिसमें आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन प्लस विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत ये जो हो गया आपका, ये वाला हो गया इधर। अगर हम बात करें आधे से अधिक राज्य, दूसरी ये अगली जो इसमें कंडीशन है, जैसे 28 राज्य हैं तो इनका आधा, ये हो गया आपका, ये हो गया जटिल संशोधनों की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है तथा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आम बहुमत के साथ भी पारित हो सकते हैं।
आम बहुमत के साथ पारित किए जा सकते हैं। तो अगली विशेषता हमारी क्या है? हमारे संविधान में संघीय विशेषताएं भी मौजूद हैं और एकात्मक विशेषताएं भी मौजूद हैं। तो संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई हमारी, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, सर्वोच्च संविधान हो गया, ये सभी संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। अगर एकात्मकता की बात करते हैं तो जैसे राज्यपाल के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्त हो गई, आपातकालीन प्रावधान हो गए, और जो हमारी जो लोक सेवाएँ हैं, ये अखिल भारतीय लोक सेवाएँ हैं ये। तो आइए बात करते हैं अगली विशेषताएं। संघीय विशेषताओं के साथ साथ एकात्मक झुकाव, संघीय विशेषताओं के साथ एकात्मक झुकाव, संघीय विशेषताओं के साथ एकात्मक झुकाव। तो अगर हम बात करते हैं संघीय लक्षण कौन कौन से हैं, अपने अगर संघीय लक्षणों की बात करते हैं तो जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई, संघ स्तर की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा हो गया, प्रांत स्तर की बात करें तो विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई, द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, ठीक है। अगली अगर विशेषता की हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था की, द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, सर्वोच्च संविधान हो गया, सर्वोच्च संविधान हो गया, संविधान सर्वोच्च, संविधान मूल विधि है, इसी के अनुसार सारे शासन होंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय लक्षणों का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक एकात्मक लक्षणों का उदाहरण है। आगे की बात करते हैं शक्तियों के विभाजन, शक्तियों के विभाजन का तात्पर्य क्या है कि विधायिका का कौन सा कार्य होगा, कार्यपालिका का कौन सा कार्य होगा, न्यायपालिका का कौन सा कार्य होगा। तो ये शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। तो ये हो गए हमारे संघीय लक्षण। अगर हम एकात्मक लक्षण की बात करें कौन कौन से हैं, अगर हम बात करते हैं एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, तो एकात्मक लक्षण का तात्पर्य यह है एकाकी झुकाव। जैसे कि आपातकालीन प्रावधान आप ले लीजिए, आपातकालीन प्रावधान जो है इसमें बिना ही संविधान में संशोधन, आपातकाल के समय बिना संविधान में संशोधन किए हुए सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती। आपातकालीन प्रावधान हो गए। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाना। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी एकात्मक झुकाव को प्रदर्शित करती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ अगले दिन।